आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकेंड पेपर ऑर्गेनिक का एल्कीन्स स्टार्ट करेंगे। एल्कीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कि हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n, जहाँ n 1 2 3 कुछ भी इंटीग्रल नंबर हो सकता है। एल्कीन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है इनके मॉलिक्यूल्स में। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी होती है 610 किलो जूल पर मोल, जबकि इथेन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी होती है 370 किलो जूल पर मोल। यानी कि इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के डबल करने से, यानी कि अगर यदि हम 370 को डबल करें तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो 610 से ज़्यादा आएगी। इसका मतलब ये होता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम दो सिंगल बॉन्ड की तुलना में दो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एल्किन्स को मॉलिफिन्स भी बोलते हैं, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट लोअर मेंबर ऑफ द दिस सीरीज फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट्स, क्योंकि इस सीरीज के जो जिसका एन नंबर कम होता है वो वाले प्रोडक्ट्स होते हैं ऑयली प्रोडक्ट्स। ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं। नोमेनक्लेचर IUPAC नोमेनक्लेचर में इनके सफिक्स को रूप में हम एन की जगह, जो एल्केन में ANEN लगता है उसकी जगह हम ENE इन का प्रयोग करते हैं। और यदि हम कॉमन सिस्टम की बात करें तो एल्कीन के जो सफिक्स लगाएंगे वो एन की जगह इलीन लगाएंगे, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथाइलिन, और IUPAC में बोलेंगे इसको हम इथीन। ऐसे ही C3H2H6 इसको हम बोलेंगे प्रोपाइलिन कॉमन नेम में, और यदि IUPAC में बोलेंगे तो हम इसे बोलेंगे प्रोपीन। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन। इथाइलिन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे हम इथाइलिन की बात करें तो C2H2 इसका C2H4 इसका कॉमन फार्मूला है, और इसके जो स्ट्रक्चर होगी वो CH2 डबल बॉन्ड CH2 होगी। यहाँ पे जो प्रत्येक कार्बन होता है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ प्रत्येक कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। इसका मतलब क्या हुआ है कि इसमें 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है दोनों कार्बन के पास, जिसमें से कि एक एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करके यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और बचे हुए दो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करके दो अलग अलग सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। इस तरीके से दोनों कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, और इनसे दो हाइड्रोजन यानी कि 4 हाइड्रोजन एटम सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड। इसके बाद इसके पास में अनहाइब्रिडाइज PZ ऑर्बिटल बचेगा, जो कि कोलेटरल ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं। इस तरीके से कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसमें एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है और एक बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड होता है। द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ इज इथाइलिन इन इथाइलिन इज स्मॉलर देन द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ जो इथेन में होती है उससे कम होती है। अब इसका क्या रीज़न है? एक तो रीज़न ये है कि जो sp2 इथेन जो होती है उसमें sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं, जबकि इथीन में sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं। sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की जो साइज़ होती है वो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की कंपैरिजन में छोटी होती है, जिसके कारण से इनमें जो बॉन्ड बनता है वो छोटा बनता है, ओवरलैपिंग जो होती है। The size of sp2 hybridized orbital is slightly smaller than that of sp3 orbitals. Therefore, the length of bond formed by the mutual overlapping of sp2 orbitals would be smaller than bond formed by mutual overlapping of sp3 orbitals. तो ये तो पहला कारण है। दूसरा कारण ये है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जो दोनों कार्बन है उनके पास जो अनहाइब्रिडाइज PZ ऑर्बिटल है उसकी भी कोलेटरल ओवरलैपिंग होती है। इसके कारण से भी दोनों कार्बन एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, जिसके कारण में इनकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। तो ये कारण है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ से कम होती है। अब आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स। एल्कीन्स में स्टीरियो आइसोमेरिज्म मिलती है, जिसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ये क्या होती है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से में जो सब सबस्टिट्यूट्स जुड़े हुए हैं उनका स्पेशियल अरेंजमेंट जो उनका डिफरेंट होता है। जैसे
जैसे ये हमने ये लिया है ब्यूट टू इन, जैसे कि हमने लिया है ब्यूट टू इन। तो इसमें ये है कि यदि मान लो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से एक तो दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए होने चाहिए, और दोनों कार्बन पे यदि जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो सेम है, और वो सेम अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, जैसे यहाँ पे एच एच और सी एच थ्री ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है दोनों कार्बन पे, तो उसको बोलेंगे हम ट्रांस, यानी कि ये हो जाएगा ट्रांस ब्यूट टू इन। और यदि वो सेम साइड है जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन एक साइड है और दोनों CH3 ग्रुप एक साइड है, तो उसको हम बोलेंगे सिस। यानी कि यहाँ पे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिल रही है और उसके जो आइसोमर्स होंगे उसको हम बोलेंगे सिस और ट्रांस आइसोमर्स बोलेंगे। कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए हमने बताया कि वो कंडीशन चाहिए कि दोनों कार्बन एटम से जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो आइडेंटिकल आइडेंटिकल होने चाहिए। मान लो अगर ये चारों ग्रुप अलग अलग है तो यहाँ सिस और ट्रांस जो आइसोमेरिज्म है वो नहीं हो पाएगी, यानी कि दोनों दोनों पे जो ग्रुप जुड़ा हुआ कम से कम एक ग्रुप तो सेम होना चाहिए, और यदि वो सेम ग्रुप इसे एक सेम साइड है तो वो सिस आइसोमर होगा, और यदि वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो ट्रांस आइसोमर होगा। अब सिस और ट्रांस आइसोमर्स पजेस डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है पर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती है। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो सिस आइसोमर्स होते हैं, यानी कि जिसमें कि ग्रुप सेम ग्रुप एक ही डायरेक्शन में होते हैं, वो ज़्यादा पोलर होते हैं एज़ कम्पेयर टू द ट्रांस आइसोमर्स। क्योंकि ट्रांस आइसोमर्स में क्या होता है कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण कैंसिल हो जाता है, जिसके कारण से उनका पोलरिटी कम हो जाती है। इसी तरीके जो सिस आइसोमर्स होते हैं उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है ट्रांस आइसोमर्स में। क्यों? क्योंकि उनमें जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रांस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर्स में मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है सिस आइसोमर्स के कंपैरिजन में, क्योंकि ट्रांस आइसोमर्स में क्या होता है कि उनमें जो पैकिंग होती है वो ज़्यादा क्लोज्ड पैकिंग होती है, जिसके कारण से उनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। सिमेट्रिकल हो जाते हैं, ज़्यादा कॉम्पैक्ट पैकिंग हो जाती है, जिसके कारण से उसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। दूसरा, ट्रांस आइसोमर्स ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू सिस आइसोमर्स, क्योंकि सिस आइसोमर्स में एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब सपोज करो ज़्यादा बल्कि ग्रुप अगर सेम साइड है तो उनके बीच में स्टेरिंग हिंड्रेंस होगी, जिसके कारण से उनकी स्टेबिलिटी एनर्जी बढ़ जाएगी और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अब स्टेबिलिटीज़ ऑफ एल्कीन, कौन सी एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होती है? तो इसका पता हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से लगाते हैं। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन आर डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ देयर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन क्या होती है? व्हेन 1 मोल ऑफ एल्कीन इज कम्प्लीटली हाइड्रोजनेटेड टू फॉर्म एल्कीन, यानी कि जब एल्कीन को हम कम्प्लीटली हाइड्रोजनेट करके उससे हम एल्कीन बनाते हैं तो इस प्रोसेस को हम जो हाइड्रोजनेशन कहते हैं, और जो हीट निकलती है इवॉल्व होती है उसे हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो अगर ग्रेटर वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी तो वो उतना ही लेस स्टेबल एल्कीन होगा। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, टेबल ले रखी है हमने पूरी, जैसे एथीन। तो एथीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है 137.2 किलोजूल पर मोल, और प्रोपीन की है 125.9 किलोजूल पर मोल। इसका मतलब यहाँ पे प्रोपीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है एज़ कम्पेयर टू इथीन, तो यहाँ पे प्रोपीन ज़्यादा स्टेबल होगा इथीन के कंपैरिजन में। दूसरा है कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे जितने ज़्यादा एल्किल ग्रुप जुड़े हुए होंगे वो एल्कीन उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगी। जैसे हमने यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर दे रखा है, तो देखो सी सी पे यहाँ पे ज़्यादा एल्किल, 4 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू जिसके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, फिर यहाँ पे एक ही जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ जितने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे जितने ज़्यादा एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे स्टेबिलिटी होगी।